Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके फायदे की बात करते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हो या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर असंगठित क्षेत्र के कामगार, एक उम्र के बाद सब रिटायर होते हैं। हालांकि जिंदगी जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय की जरूरत होती है। सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय यानी पेंशन के लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस सरकार की योजना है। एनपीएस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो रिटायरमेंट के बाद की आय है उसके लिए एनपीएस की चर्चा की जाती है। हमारे बहुत सारे दर्शक एनपीएस के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और किन लोगों के लिए। आप इस पे प्रकाश डालें प्लीज। देखिए, एनपीएस जो है ये एक बेसिकली पेंशन स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम लोगों को प्रदान करते हैं और ये किसी भी आदमी औरत आके ले सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरत है कि उनको कहीं काम ही करना पड़ेगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना बिजनेस है, जो भी है, कोई भी आदमी यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक ये है कि एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए और अभी ज्वाइनिंग एज जो है हम लोग 65 से इंक्रीज करके 70 तक कर दिया, यानी कि 18 से 70 साल की उम्र में कोई भी आके हमारे सिस्टम में ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद नॉर्मली 60 इयर्स के बाद उनका पेंशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि नहीं, 60 साल के बाद भी मैं ये सिस्टम के अंदर रहना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से वो 75 इयर्स तक इस सिस्टम में रह सकते हैं, अपना कॉर्पस बना सकते हैं, एक पूंजी बना सकते हैं। और जो आपने बहुत ही अहम चीज बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों का रेगुलर इनकम का जरूरत होता है अपने जीवन जीने के लिए, और उसके लिए एनपीएस मैं सोचता हूँ कि बहुत ही एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर, सोशल सिक्योरिटी के यानी हम रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है किसी को, इसके तमाम तरीके के विकल्प जो हैं ऑप्शंस मार्केट में उपलब्ध हैं बाजार में, जैसे ईपीएफ भी है, तमाम म्यूचुअल फंड्स हैं। तो एनपीएस इन सब से कैसे अलग है? आपने ईपीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा। पेंशन स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम मिलना चाहिए। अभी ईपीएफओ के साथ जो एक छोटा सा पेंशन स्कीम जुड़ा हुआ है जिसको ईपीएस कहते हैं हम लोग, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये 1995 से चालू हुआ था। लेकिन उसमें भी एक मतलब हाईएस्ट लिमिट है। अगर आप देखेंगे कि आपका रिटायरमेंट सैलरी जितना भी हो, अल्टीमेटली उसमें पेंशन कैलकुलेट किया जाता है 15,000 महीना सैलरी के हिसाब से। और उसमें हम लोग कैलकुलेट करके देखे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 7,500 रुपया महीना पेंशन किसी का आएगा, और उसमें मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपया महीना। तो अगर ज़रूरत की बात कहें, रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि ज़रूरत कम हो जाता है कि, लेकिन कुछ ऐसा एरिया है जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस। लोग तो बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी 18-20 साल अभी जिंदा रह रहे हैं, और उसके दौरान जो है मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस का जो कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन है, अगर देखा जाए नॉर्मल कॉस्ट से काफ़ी गुण ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए उनको होगा ही खर्चा। और दूसरा जो है एक कारण है, मूल जो कारण है, वो कारण है कि आप 30-35 साल एक तरह से जिंदगी जी लिए हैं, जब आपके पास कोई सैलरी था, कोई रेगुलर इनकम था। ये जो लाइफस्टाइल आपका बन गया, ये लाइफस्टाइल चेंज करना 60 साल के बाद बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसीलिए एक रेगुलर इनकम चाहिए।
एनपीएस जहां तक म्यूचुअल फंड भी हो, म्यूचुअल फंड का भी स्कीम आता है, कुछ कुछ स्कीम आता है, बोलते हैं इन लोग पेंशन स्कीम है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, 5 साल शायद उसमें लॉक इन पीरियड होता है, और 5 साल के बाद कभी भी आप उस स्कीम से पूरा पैसा निकाल के आप जा सकते हैं। मतलब इसमें कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आप अपने जो जमा पूंजी है उसका एक हिस्सा आप छोड़ दें रिटायरमेंट के बाद, जो है रेगुलर इनकम देने के लिए। लेकिन हमारे एनपीएस कैसे अलग है कि एनपीएस में जब जितना आपका पूंजी जमता है, जो जिसको हम लोग कॉर्पस कहते हैं, उसका 40% के ऊपर आपको पेंशन लेना ही है। सिर्फ 60% आप टैक्स फ्री उठा सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम में, ताकि एक मुफ्त पैसा आ जाए आपके उस टाइम के काम में आ जाए। लेकिन 40% से आपको पेंशन लेना ही है, और ये 40% क्या इंश्योर करेगा, आपको एक रेगुलर इनकम आता रहे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ईपीएफओ कहिए या म्यूचुअल फंड कहिए, इससे एनपीएस काफी अलग है। सर, लोगों के मन में एक धारणा ये भी होती है कि एनपीएस में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा लॉक हो जाएगा, जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं होती तब तक वो शायद ना मिले मुझे। हालांकि दूसरी तरफ जो ईपीएफ है, ईपीएफ से हम पैसे अपनी जरूरत पड़ने पर, जैसे अभी कोविड के लिए एडवांस मिल रहा था लोगों को, या वैसे भी घर बनाने के लिए, इलाज कराने के लिए पैसे ईपीएफ से निकाल सकते हैं। एनपीएस में क्या इस तरह की सुविधा है? लोगों के मन में जो ये धारणा है कि पैसे नहीं निकाल सकते हैं, पैसे लॉक हो जाते हैं, कितना सही है? नहीं, ये धारणा जो है लोगों के मन में जो है ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्शियल विड्रॉल स्कीम बहुत दिन पहले से ही चालू है, और पूरा लाइफ टाइम में वो 3 बार ये पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कितना मिलेगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन का 25% तक वो इकट्ठा उठा सकते हैं, और उसमें जैसे कोविड ट्रीटमेंट और बहुत सारे मेडिकल प्रोसेसेस के लिए वो है, इवन बच्चों के शादी के लिए है, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए है, घर बनाने के लिए है, अगर कोई मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए है। मतलब जिस जिस कारण से मान लीजिए ईपीएफ से वो पैसा उठा सकते हैं, उस कारण से जो है यहाँ से भी वो पैसा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक लिमिट तो है कि 25% जो है अपने कंट्रीब्यूशन का, ताकि हम लोग ये इंश्योर करते हैं पैसा भी उठाइए, एट द सेम टाइम आपके पास एक पूंजी भी रह जाए, ताकि जिस कारण से आप एनपीएस अकाउंट खोले हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम, वो इनकम आपका कंटिन्यू रहे। सर, निजी क्षेत्र में काम करने वाले पढ़े लिखे ज्यादातर युवा जो हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी सतर्क और जागरूक हो गए। इस युवा वर्ग को आप नेशनल पेंशन सिस्टम से जोड़ने की क्या योजना बना रहे हैं, क्या प्लान है आपका? हम लोग 2009 में पहले हम लोग रिटेल कस्टमर जो है, जैसे आपने बोला निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, उनको 2009 में हम लोग बोले थे आप लोग भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट ने भी एक सुविधा दिया कि उनका जो इनकम का अगर 20% ईयरली अगर वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करे, वो उनके लिए वो जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो कंट्रीब्यूशन का ऊपर जो एक्यूमुलेशन होगा, वो एक्यूमुलेशन टैक्स फ्री होगा। उसके बाद 50,000 तक एक एक्स्ट्रा जो है टैक्स बेनिफिट भी इसमें दिया गया, ताकि ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप आइए, इधर पैसा डालिए, टैक्स बेनिफिट भी लीजिए, एट द सेम टाइम आपने रिटायरमेंट के लिए एक स्कीम बनाइए इसको, और उसका आनंद लीजिए 60 साल के बाद। और दूसरा है, इसको रीच आउट करने के लिए अभी जो है हम लोग मोस्टली बैंकिंग चैनल यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हाल में हम लोग जो डिसीजन लिया, इंडिविजुअल के पास पहुंचने के लिए हम लोग इंडिविजुअल जैसे इंश्योरेंस के एडवाइजर होते हैं, एजेंट होते हैं, उन लोग को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं इंडिविजुअल्स अगर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो हमने रेगुलेशन में चेंज कर लिया, और इन लोग को हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एग्जिस्टिंग बैंक वगैरह, उन लोग को बोल दिया कि आप लोग इनको रिक्रूट करिए, और इनके जरिए जो है आप इंडिविजुअल जो है निजी क्षेत्र में जिन लोग हैं उनके पास लेके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि
प्राइवेट सेक्टर में स्पेसिफिकली पेंशन ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं है। एक आध बहुत जो है बड़ा कंपनी छोड़ के कोई भी प्राइवेट सेक्टर में पेंशन का बेनिफिट नहीं देते हैं। सर, शहर में जो लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो एक बार एनपीएस में निवेश कर भी लें, जागरूक होकर अपने रिटायरमेंट को मतलब भविष्य सुरक्षित करने के लिए। लेकिन दूसरे और तीसरे दर्जे के शहर में जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एनपीएस की कौन सी योजना है और उनको कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितनी पेंशन मिलेगी? अभी जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो असंगठित क्षेत्र के बारे में आपने बताया, उनके लिए हम लोग एपीवाई स्कीम चालू किए थे 2015 में। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट का गारंटी दिया हुआ स्कीम है। पूरा नाम है अटल पेंशन योजना। 1 जून 2015 से ये चालू हुआ था। और इसमें क्या होता है, इसमें ना बैंक के थ्रू, जिसमें बैंक में आपका खाता है तो आप जाइए और बैंक के एक खाता के साथ आप अपने एपीवाई अकाउंट खोलिए और उसको लिंक कर लीजिए। और अगर देखा जाए आज आंकड़ा देखिए तो देखेंगे कि जनधन का ऑलमोस्ट 43 करोड़ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स अभी चल रहा है। और ऐसा नहीं कि जस्ट अकाउंट खोल लिए और मतलब उसमें पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ऑन एन एवरेज अच्छा खासा पैसा रहता है। तो हम लोग बैंकों के साथ ये टाई अप किया, जो जहाँ जहाँ आपका सेविंग्स अकाउंट है उन लोगों को आप जो है मोटिवेट करिए, उन लोग को बताइए कि आप लोग ये पेंशन ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जहाँ एनपीएस का रिटर्न गारंटीड नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने गारंटी दिया कि जो आप कंट्रीब्यूट आप करेंगे उसके ऊपर कम से कम 8% का रिटर्न दिया जाएगा जब ये पैसा एक्यूमुलेट होगा। और जब आपका पेंशन लेने का टाइम आएगा, यानी कि 60 साल के बाद, तब जो है 7% रेट में इस पैसा के ऊपर आपको पेंशन दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का दिया हुआ गारंटी है। और इसमें जैसे आपने पूछा कि कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसमें फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है और पेंशन का अमाउंट वैरी होता है 1000 से लेके 5000 तक। कोई भी आके 1000 का गारंटी पेंशन ले सकते हैं, या 2000, 3000, 4000 और ज्यादा से ज्यादा 5000 तक गारंटीड पेंशन ले सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए इसमें जो है ना, एज ऑफ एंट्री अगेन 18 साल है, क्योंकि 18 साल में जो है लोग एडल्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मैक्सिमम एज 40 तक सीमित है, 40। 18 से 40 साल के अंदर कोई भी आके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई 18 साल की उम्र में ये स्कीम लेंगे 1000 रुपया के लिए, तो हर महीना उनको 42 रुपया यानी 42 रुपीज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए वही 18 साल के कोई आदमी आके 5000 का वो चाहते हैं, ये कंट्रीब्यूशन पर मंथ 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 210 रुपया। तो बड़ा ही सीधा हिसाब है और बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। और ये कंट्रीब्यूशन में क्या मिलेगा, आप 5000 का अगर कोई ले लिया, जो कॉर्पस उसका बनेगा उस कॉर्पस के हिसाब से उनको 5000 रुपया 60 साल के बाद से हर महीना मिलेगा। और मिनिमम जो है 8.5 लाख का एक पूंजी उनके नाम में क्रिएट होगा, क्योंकि इतना दिन जो कंट्रीब्यूट किया है उसका 8% के रिटर्न के हिसाब से वो देखा जाएगा। और जब तक वो जिंदा रहेंगे उनको तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। उनके डेथ के बाद उनके वाइफ को भी पेंशन मिलेगा, और वाइफ के डेथ के बाद जो है उनके जो लीगल हेयर है, नॉमिनी है, जो भी बोलिए, उनको ये पूरा पूंजी जो है, जमा पूंजी, ये वापस जाएगा। जी हाँ, आप अटल पेंशन योजना के फायदे के बारे में बता रहे थे। सर, अगला सवाल जो है वो इंश्योरेंस, मतलब हम, मेरे ख्याल से एक ऐसी सरकारी स्कीम भी होनी चाहिए जिसमें लोगों को पेंशन के साथ साथ दुर्घटना और जीवन बीमा का भी लाभ मिले। आपको क्या लगता है, ये यूनिवर्सल स्कीम क्या आनी चाहिए? इंश्योरेंस का जहां तक बेनिफिट के सवाल है, इसके लिए गवर्नमेंट के दूसरे स्कीम भी चल रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक नॉर्मल डेथ में भी देते हैं पैसा नॉमिनी को, और एक एक्सीडेंटल डेथ में देते हैं। तो
हम लोग भी ये एक सजेशन दे चुके हैं गवर्नमेंट को कि अगर ये 3 स्कीम को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाया जाए, ये सजेशन दिए हैं और बताए भी है, रिक्वेस्ट भी किए हैं कि अगर इस तीन स्कीम को इकट्ठा किया जाए तो लोगों के लिए भी आसान होगा। और किसी भी स्कीम में, जैसे अटल पेंशन में भी मैंने बताया, कंट्रीब्यूशन लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही मामूली किस्म का कंट्रीब्यूशन है। तो तीनों स्कीम इकट्ठा करके चलाएंगे तो जो आपने सजेशन दिया मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। अच्छा सर, अब बात करते हैं एनपीएस के रिटर्न की और बाकी से उसकी तुलना करते हैं। एनपीएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 साल का, वो एवरेज कितना रिटर्न रहा है अगर हम ईपीएफ से उसकी तुलना करें तो? हमारा टोटल ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, रिटेल कस्टमर के लिए हम लोग 2009 से चालू किए ये स्कीम। तो 12 साल का अगर बताया जाए तो लास्ट 12 साल में अभी हाल तक जो है हम लोग ने 9 सितंबर तक जो है लेटेस्ट हमारा फिगर हमारे सामने है। ये है इक्विटी में 12 साल में 13.6 मतलब 13.60% रिटर्न हम लोग ने दिया है। और ये एक साल का नहीं है, ये जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जिसको सीएजीआर कहते हैं, जी जी, वो है। सिमिलरली 12 साल में अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिटर्न देखेंगे वो 9.93 है। और इवन सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, तो उसमें भी 12 साल में 9.53% रिटर्न हम लोग दिए हैं। तो ये तीनों रिटर्न नॉर्मल जो फाइनेंशियल मार्केट में साधारण लोग जो जाते हैं अपना एक एफडी खोल लेते हैं। अभी एफडी का रिटर्न आपने देखा होगा, जी 1 साल का 2 साल का एफडी का रिटर्न कितना खराब है, इवन 6% भी नहीं दे रहा है। गिने चुने एक आध बैंक है जो शायद 6% के ऊपर दे रहा है। जी। तो लोगों के पास जो है कोई उपाय नहीं है कि कहाँ उन लोग डाले ताकि उनको कम से कम इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा रिटर्न मिले। तो अगर सिंपली एनपीएस को इन्वेस्टमेंट के ढंग से देखा जाए, उस हिसाब से भी हमारे फंड मैनेजर्स काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, अब बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं। सर, अगर जो एनुअली देखें साल दर साल, तो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? और ज्यादातर अभी सरकारी जैसे क्षेत्र के हैं या निजी क्षेत्र के या फिर अटल पेंशन योजना वाले? देखिए, सबसे ज्यादा तो हुआ है अटल पेंशन योजना में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अटल पेंशन योजना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और वो बैंक के साथ लिंक्ड है। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मेनली बैंक, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और मान लीजिए लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट 80 लाख नया कस्टमर अटल पेंशन योजना के थ्रू जुड़े हैं हमारे लिए। और इस साल भी कम से कम अभी तक ये जो 5 महीना हुआ, उसके बाद अभी का स्थिति है 35 लाख अटल पेंशन योजना का कस्टमर जुड़े हैं। एनपीएस का उस हिसाब से नंबर में तो कम है, लेकिन अगर उसका बेस देखा जाए 2018 में नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं या कॉरपोरेट में जो काम करते हैं, दोनों का टोटल नंबर था करीब करीब 25 लाख, सॉरी, ये था करीब करीब आपका 13 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास। अभी ये उल्टा हो गया फिगर, ऑलमोस्ट 31 लाख आज टच कर रहे हैं, मतलब जस्ट ओवर 3 इयर्स में 13 लाख हो गया 31 लाख। तो 3 साल में ये ग्रोथ हुआ और हर साल पहले साल से हम लोग देख रहे हैं ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। जैसे इस साल भी पहले 5 महीना में अगर लास्ट ईयर का पहले 5 महीना के साथ इसको तुलना किया जाए तो करीब करीब 60% ग्रोथ इसमें है नंबर में। तो ज्यादा लोग जरूर देख रहे हैं और उसमें आप लोगों का, मीडिया का भी काफी योगदान रहा, क्योंकि आप लोग जो है आपके थ्रू इसमें बहुत सारे प्रचार प्रसार जो होता है, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट होता है। तो एक यही है आप अभी। जी, एक आखिरी सवाल सर ले लेते हैं कि जो एनपीएस है उसमें इन्वेस्ट करने से न केवल फ्यूचर सिक्योर होता है रिटायरमेंट के बाद का,
बल्कि इनकम टैक्स में भी आपको फायदा मिलता है। तो हमारे दर्शकों को सर बताएं कि एनपीएस से एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है इनकम टैक्स में वो कैसे मिल सकता है, क्या क्या धाराएं हैं? एक तो है, देखिए एनपीएस जो है, हम लोग इनकम टैक्स में सुने हैं ई ट्रिपल ई बेनिफिट बोलते हैं। ट्रिपल ई बेनिफिट के मतलब जो है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब टैक्स का छूट मिलेगा, वो पैसा जब एक्यूमुलेट होगा, इन्वेस्ट होगा, उसके ऊपर भी टैक्स छूट मिलेगा, और उसके बाद जब आप विड्रॉ करेंगे उसमें भी टैक्स छूट मिलेगा। ऐसे बहुत कम स्कीम है, जैसे ईपीएफओ है या पीपीएफ है, लेकिन बहुत कम स्कीम है। तो उसमें से एनपीएस को शामिल किया गया, ये गवर्नमेंट ने किया है और बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए अच्छा है, उनके भविष्य के लिए अच्छा है, उसको पहले लागू करने के लिए इस तरह का कुछ कुछ जो है टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, तो उन्होंने दिया। सेकेंडली जो है, इसमें एक्सक्लूसिव बेनिफिट है, जब आप ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000 तक, सेक्शन 80 CCD 1B के तहत जो है ये आपको छूट मिलेगा। ये निजी क्षेत्र में भी जो काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। तीसरा जो है, जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं और उधर एम्प्लॉयर भी उनके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी खुद कर रहे हैं। एम्प्लॉयर अगर उनके सैलरी के 10%, सैलरी मतलब बेसिक और डीए का 10% कंट्रीब्यूट करे, वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स फ्री माना जाएगा, उसके लिए उसको परक्विजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो कॉरपोरेट, जो एम्प्लॉयर ये 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर के हिसाब से उनको भी टैक्स छूट मिलेगा। मतलब सारे जो हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, सारे लोगों के लिए इसमें टैक्स छूट है, एक्सक्लूसिव टैक्स छूट है। और उसके बाद जो है रिटर्न तो है ही है, और रिटर्न के साथ और एक चीज जो आपने पूछा नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इसका कॉस्ट जो है, शायद ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडिया में या पूरा विश्व में अवेलेबल है जिसमें इतना कम पैसा में हम लोग फंड मैनेज करते हैं। क्वालिटी फंड मैनेजमेंट, हमने रिटर्न का बात बोला, ऐसा नहीं कि इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज कम, इसीलिए हम जैसे तैसे फंड मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग 100 रुपया के लिए, हर 100 रुपया के लिए आपसे सिर्फ 9 पैसा लेंगे, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का जो है फंड मैनेजमेंट का चार्ज आपको पता है कि इसके तुलना में क्या है, कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए ये भी कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट कम निकालता है तो फंड ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। हमेशा की तरह आज के जागरण डायलॉग्स प्रोग्राम में भी हमने आपके फायदे की बात की है। आज का विषय था एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपकी एक नियमित आय किस प्रकार बनी रहे। इस पर पीएफआरडीए के चेयरमैन श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी ने अपने विचार रखे हैं, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया है। जागरण डायलॉग्स का ये वीडियो आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और इसका आलेख आप जागरण.com पर भी पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए।